हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैटल स्टडी पर। आज हम यूपीडब्ल्यूएससी पैट 2025 के लिए इतिहास की 6वीं क्लास करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और उसके बाद हम पिछली वर्षों में आए हुए इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास की है, फिर वैदिक संस्कृति की है, उसके बाद बौद्ध धर्म की है, जिसमें हमने पढ़ा है गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। फिर जैन धर्म की क्लास की है, जिसमें हमने पढ़ा है महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं। फिर मौर्य वंश की क्लास की है, जिसमें हमने पढ़ा है सम्राट अशोक के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त वंश का समयकाल जो था वो 240 से 500 ईस्वी तक था, और इसके संस्थापक थे श्री गुप्त, जिनका समयकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद घटोत्कच गुप्त आए, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, और यह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त, उनका समयकाल 365 से 380 ईस्वी तक। फिर रामगुप्त का समयकाल आया, फिर चंद्रगुप्त का शासनकाल आया, उसके बाद कुमारगुप्त का शासनकाल, फिर स्कंदगुप्त का शासनकाल आया, फिर पुरोगुप्त का शासनकाल आया, फिर कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल आया, फिर उसके बाद बुद्धगुप्त का शासनकाल आया, फिर नरसिंहगुप्त या वालादित्य का शासनकाल आया, फिर उसके बाद भानुगुप्त का शासनकाल आया, फिर वैन्यगुप्त का, फिर कुमारगुप्त तृतीय, फिर विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। आइए अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, जिसका समयकाल 335 से 380 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। इनकी माता का नाम कुमारी देवी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। इनके उपनाम की बात करें तो इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी एवं पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। फिर इन्हें अशोकादित्य कहा जाता है, क्योंकि वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक और सम्राट बने थे। उसके साथ ही इन्हें पराक्रम भी कहा जाता है, श्री विक्रम भी कहा जाता है, अप्रतिरथ भी कहा जाता है, व्याघ्र पराक्रम भी कहा जाता है, अश्वमेघ हर्ता भी कहा जाता है। अश्वमेघ हर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने अनेक अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। फिर इन्हें कविराज भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संगीत का काव्य सृजन किया था। फिर लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये दो समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ विजय के 3 प्रमुख नीतियां थी: ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण जो थी वो शत्रु पर अधिकार के लिए थी, मोक्ष यानी कि शत्रु को मुक्त करना, और अनुग्रह राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। फिर प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, यह चंपू शैली यानी कि गद और पद दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए चंपू शैली में कहते हैं। इसमें हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विजय एवं साम्राज्य का वर्णन किया गया है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार के राजकवि था, और इस स्तंभ लेख में अशोक के बारे में भी वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेट स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 12 राज्य को जीता था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपनी प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काचा को हराया, और समुद्रगुप्त के प्रति विदेशी शासकों द्वारा कन्या उपनयन की नीति का पालन किया। समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं का वर्णन है। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है।
अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिनका समयकाल 380 से 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त और इनकी माता का नाम था दत्त देवी। इन्हें उपाधि मिली विक्रमांकी, विक्रमादित्य की और परम भागवत की। इनके अन्य नाम थे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। इनकी पत्नी का नाम कुबेर नागा था। इन्होंने प्रभावती गुप्त को जन्म दिया। प्रभावती गुप्त का विवाह बाक्टक वंश के नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें अमर सिंह थे साहित्यकार, छपणलक थे न्यायविद और बेताल भट्ट थे नीतिकार, धन्वंतरि थे चिकित्सक, बरूची थे व्याकरणविद और घटपणलक थे कवि और भरमिहिर थे ज्योति विज्ञान और शंकु थे शिक्षा शास्त्री और कालिदास थे महाकवि। और इन 9 रत्नों की पुस्तक है, जिसमें क्षणपक्का की ज्योतिष शास्त्र थी, धन्वंतरि की आयुर्वेद थी, कालिदास की मेघदूत, अमर सिंह की अमरकोश, बरमिहिर की बृहद संहिता और बरूची की व्याकरण और शंकु की शिल्प शास्त्र, बेताल भट्ट की मंत्र शास्त्र, हरिसेन की कविता। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और देख लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप मेहरौली का स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने संघ पर विजय प्राप्त की और इन्हें संकारी कहा गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का एक प्रबल केंद्र मथुरा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फायान भारत आया और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी फू योग की। अब गुप्तकालीन प्रमुख नाटक देख लेते हैं, जिसमें है मालविका का अग्निमित्र, जिसके नाटककार थे कालिदास। इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर है विक्रमोर्वशीयम, इसके नाटककार थे कालिदास और इसमें सम्राट परुवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कथा पर आधारित है। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम, यह है कालिदास का नाटककार, इसके नाटककार थे कालिदास और यह दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। फिर है मुद्रा राक्षस और इसके नाटककार थे विशाखादत्त और यह चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन बैठने पर की कथा है। फिर है देव चंद्रगुप्तम, इसके नाटककार थे विशाखादत्त। इसमें चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध और ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। फिर मच्छकट्टम, यह शूद्रक का नाटक था। फिर प्रमुख रचना और उनके रचनाकार देख लेते हैं। कालिदास की रचना है ऋतु संहारम, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंशम। दांडी की रचना है 10 कुमार चरित्र, काव्य और दर्शन। भास की रचना है चारुदत्ता, उरुभंग, स्वपनवासदाता। फिर बरमिहिर की रचना है वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की रचना है ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांतिका। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। फिर कामदक की रचना है नीतिसार और वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। चरक की रचना है चरक संहिता। अब देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिसमें देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है और यह ललितपुर में है और यह पंचायतन संयोजन शैली का प्रथम उदाहरण है और शिखर शैली का भी प्रथम उदाहरण है। फिर है भीतरगांव का कृष्ण मंदिर और यह कानपुर में है। इसमें ईंटों का निर्माण हुआ और दीवारों पर रामायण महाभारत और पुराणों के चित्रांकन है।
गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन के होते थे। गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्त काल में घोड़ों का आयात बैक्टीरिया से होता था। गुप्त काल में आय व्यय लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की थी। अब देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख पदाधिकारी, जिसमें संधि विग्राहक को का कार्य था संधि एवं युद्ध का मंत्री। कुमार मत्स्य का कार्य था सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। महादंडनायक का कार्य था न्यायाधीश और उपरिक प्रांत का राज्यपाल था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान और महाभंडारीकृत था राजकीय कोष का प्रधान। अब गुप्त काल के प्रमुख शब्द देख लेते हैं, जिसमें भाग राजा का भूमि उत्पादन से प्राप्त कर। भोग राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर। उद्रंग स्थायी काश्तकारों के लिए कर। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों के लिए कर। हिरण्य नगद रूप में किया जाने वाला कर। विष्टि निःशुल्क या व्यवहार श्रम। दिनार स्वर्ण मुद्रा को। और अग्रहार मंदिर एवं ब्राह्मणों को दान देने वाली भूमि। और ध्रुवधाकारी भूमि कर संग्रह करने वाले पदाधिकारी। अब देख लेते हैं गुप्त काल से संबंधित यानी कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त से संबंधित पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ऑप्शन सी है अशोक महान और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी है कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ऑप्शन ए है शिवगुप्त। ऑप्शन बी है सोमेश्वर देव। ऑप्शन सी है महेंद्र और ऑप्शन डी है महिपाल और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी महेंद्र। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन ए है जहांगीर का। ऑप्शन बी है शाहजहां का। ऑप्शन सी है औरंगजेब का और ऑप्शन डी है दारा शिकोहा का। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जहांगीर का। फिर अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम के। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त के। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम को। ऑप्शन सी है अमोघवर्ष को। ऑप्शन डी है गोमती पुत्र सातकर्णी को। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए है अशोक की। ऑप्शन बी है चंद्र की। ऑप्शन सी है हर्ष की और ऑप्शन डी है अनंगपाल की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्र की।
दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में मेहरौली लोहे स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता है कि इसके अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लोहे स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने लोहे स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चयन कीजिए। सूची ए में दिया गया है, दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, और सूची 2 में दिए गए हैं उनके राज्य। तो धनंजय जो थे वो कुस्तलपुर के थे, और नीलराज अपमुक्त के थे। उग्रसेन जो थे वो पलक्कद के थे, और विष्णु गोपा जो थे वो कांची के थे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 3, 1, 4, 2। फिर अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, और ऑप्शन डी है श्रीगुप्त, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर के साथ चयन करें। सूची 1 में शासक दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी रानियां दी गई हैं। तो चंद्रगुप्त की जो रानी थी वो कुमार देवी थी, यानी कि 1 का 3, और समुद्रगुप्त की जो रानी थी वो थी दत्ता देवी, यानी कि बी का 1, और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी थी वो थी कुबेर नागा, यानी कि सी का 2, और कुमारगुप्त की जो रानी थी वो थी अनंत देवी, तो डी का 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है वस्त्र उत्पादन, ऑप्शन बी है बहुमूल्य मणि एवं रत्न, ऑप्शन सी है हस्तशिल्प, ऑप्शन डी है अफीम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वस्त्र उत्पादन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है धन्वंतरी, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है चरक, और ऑप्शन डी है सुश्रुत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भास्कराचार्य। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय यात्रा में फयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थित है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है ताम्रलिप्त, और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था?
ऑप्शन ए है वरुचि, ऑप्शन बी है शंकु, ऑप्शन सी है छपणलक और ऑप्शन डी है अमर सिंह। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी छपणलक। फिर अगला क्वेश्चन है कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त फर्स्ट और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में कौन सा गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? ऑप्शन ए है कोड़ी, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है निक्स, ऑप्शन डी है पण। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फयान का अनुसार लोग दैनिक क्रिया विक्रिया में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है एरण से, ऑप्शन बी है जूनागढ़ से और ऑप्शन सी है मंदसौर से, ऑप्शन डी है सांची से। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एरण से। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था? ऑप्शन ए करसापण, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी निष्क। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रूपक। फिर अगला क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए है उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी है उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी है उपज का आठवां भाग और ऑप्शन डी है उपज का आधा भाग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था और जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि को कर को उद्रक और भाग कर कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए गए हैं सम्राट और सूची 2 में दिए गए हैं विरुद्ध। तो अशोक का जो नाम था वो था प्रियदर्शी यानी कि ए का 2। फिर समुद्रगुप्त का नाम था पराक्रम यानी कि बी का 1 और चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था विक्रमादित्य यानी कि सी का 4 और स्कंदगुप्त का नाम था वो विक्रमादित्य था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपृत कहा जाता था? ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को, ऑप्शन बी संचित भूमि को, ऑप्शन सी घने जंगल वाली भूमि को और ऑप्शन डी जोती हुई भूमि को और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को। फिर अगला क्वेश्चन है शंख संवत कब आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 58 ईस्वी में, ऑप्शन बी 78 ईस्वी में, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में और ऑप्शन डी 606 ईस्वी में। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।